फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताता है कि जो हमारा इंडिया है उसे हम यूनियन क्यों कहते हैं, ठीक है, और वो स्टेट से किस तरीके से कनेक्टेड है, कैसे स्टेट्स को मिला के इंडिया बना है, ठीक है, और क्या क्या उनके आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल होते हैं कि भाई सेट ऑफ रूल्स, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा क्या है, वो आर्टिकल्स हैं, उनमें रूल्स लिखे हुए हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट को बताते हैं कि हाँ किस तरीके से पॉलिसीज़ बनेंगी, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 to 4 पार्ट वन आर्टिकल नंबर 1 to 4 में हमारा किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। यूनियन क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये क्या जो पार्ट 1 जो है हमारा वो किसको डिफाइन करता है, डिफाइन द ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। स्टैब्लिश करता है इंडिया को एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि एज अ यूनियन इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कि इंडिया को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इंडिया को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, बट विद अ फ्लेक्सिबल फेडरेशन। मतलब कि जो यूनियन बना है, जो इंडिया बना है, वो किससे बना है, फेडरेटिंग यूनिट से बना है। वो फेडरेटिंग यूनिट कौन कौन सी हैं, वो स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर क्या है, यूनियन बना है। और वो जो स्टेट्स हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि उनका हम बाउंड्री, उनका नेम, सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है कि हाईलाइट्स पार्लियामेंट्स पैरामाउंट पावर ओवर स्टेट बाउंड्रीज। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको हाईलाइट करता है, पार्लियामेंट की पावर को, कि वो स्टेट की बाउंड्री को तय करने में पैरामाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम सबसे पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत। हमारे यहाँ पर इंडिया को दोनों नाम से बोला गया है, एक तो इंडिया भी और दूसरा भारत भी, ठीक है। और फिर हमें बताया गया है कि ये किस तरीके की पॉलिटी को फॉलो करता है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि जो इंडिया है, जो भारत है, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो क्या है, स्टेट्स का यूनियन है, मतलब कि स्टेट्स को मिला के यूनियन बना है। तो यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल है यूनियन, ठीक है। आप यूनियन को तोड़ नहीं सकते क्योंकि स्टेट्स को मिला के यूनियन बना है, बट आप स्टेट की बाउंड्री, स्टेट में जो चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट्स, ठीक है। वाई यूनियन एंड नॉट फेडरेशन, आप बताइए। क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है वो किससे बना है, वो यूनियन है। यूनियन किसका है, स्टेट का यूनियन है, ठीक है। वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है कि स्टेट के एग्रीमेंट से कि आओ चलो मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि हाँ स्टेट को भी पावर होगी कि हाँ वो अलग हो सकता है जब वो चाहे तो, ठीक है। वो एक एग्रीमेंट के तहत जुड़ा हुआ है, वो एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, जो यूनियन है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट्स आए हैं मिलकर तो उन्होंने एक यूनियन बनाया है इंडिया को। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन, उन्हें यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं, किसको, स्टेट्स को, ठीक है। स्टेट और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में, ओके। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब हम इंडियन टेरिटरी को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरीज एंड अक्वायर्ड टेरिटरीज। स्टेट क्या है, स्टेट का क्या होता है, देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या क्या है। जो स्टेट होता है उसका क्या होता है, फेडरल रिलेशन होता है सेंटर के साथ में, मतलब कि सेंट्रल की पावर है, फेडरल की पावर है, लेवल ऑफ पावर होगी सबके पास में, अलग अलग लेवल पर पावर है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा सेंटर की तरफ से। ऑटोनॉमी यहाँ पर हाई ऑटोनॉमी होगी और यहाँ पर सेंट्रली कंट्रोल होगा। यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, स्टेट का गवर्नर होगा, अगर, और यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी क्या होता है कि जो इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी क्या है, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया को इंक्लूड करती है, ठीक है। और जिसमें क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज होते हैं वैसे तो, स्टेट्स, फिर यूनियन टेरिटरीज एंड जो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट कभी भी अक्वायर करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 1 में हमें दे रखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में है कि भाई हाँ एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि भाई नए स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस तरीके से। ये कहाँ के लिए, ये है एक्सटर्नल एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि अगर कोई दूसरा ये हमारा इंडिया है, इसके बाहर का कोई पार्ट है ऐसा जो हम अक्वायर कर रहे हैं, उसकी बात जो है वो आर्टिकल 2 में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स इट डीम्स फिट, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडमिट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को जैसे भी उसको अच्छा लगे, ठीक है। फोकस इज एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल एक्सपेंशन, मतलब कि ये किस पर, एक्सटर्नल एक्सपेंशन, ये बाहर की कंट्रीज के लिए, ये बाहर की पार्ट्स के लिए है। अप्लाइज टू टेरिटरीज दैट आर नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये उन पार्ट्स के लिए जो कि अभी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर अगर हमारी पार्लियामेंट उनको अक्वायर करती है तो ये जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम आपको पता है कि आर्टिकल 35 मतलब अमेंडमेंट 35 के तहत क्या बनाया गया था, इसको एसोसिएट बनाया गया था, एसोसिएटेड स्टेट। और उसके बाद में 36 अमेंडमेंट से 1975 में इसको फुल्ली स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब आप मुझे बताओ कि सिक्किम में 1975 से पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज
आर्टिकल 3 जो है वो हमारा डील करता है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 1 इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 इज कि भाई इंडिया जो है, जो पार्लियामेंट है, वो किसी और टेरिटरी को, किसी और पार्ट को जो कि अभी यूनियन का पार्ट नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको अक्वायर कर सकता है। ठीक है, उससे डील करता है। आर्टिकल 3 क्या डील करता है कि जो हमारे इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो हमारे स्टेट्स है ना, उनको रीऑर्गेनाइज करने में, मतलब कि रीड्रॉ द मैप ऑफ, पार्लियामेंट की पावर है रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब कि ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम और फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम, ये सारी चीज़ें, ये किसका होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स का रीएडजस्टमेंट करने को ही हम आर्टिकल 3 में डील करते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, ये रहा अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, इसको जब हमने रीऑर्गेनाइज कराया है, जब यहाँ से तेलंगाना बनाया गया है, ठीक है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हाउ इज़ अ न्यू स्टेट क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 3। अंडर आर्टिकल 3 के तहत कि कोई भी स्टेट कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले होता है कि प्रायर रिकमेंडेशन होता है, कोई भी बिल होता है उस पर प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, फिर वो कहाँ पे जाएगा? स्टेट कंसल्टेशन के पास, मतलब कि जिस स्टेट से रिलेटेड है, जिस स्टेट को हमें चेंज करना है, जिस स्टेट की बाउंड्री या नेम चेंज करना है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास में जाएगा व्यू के लिए। उसके बाद में पार्लियामेंट्री इंट्रोडक्शन, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होकर जब सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ से पास हो जाएगा, फिर इसको फाइनल असेंट मिलेगा। ठीक है, और ये बिल पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेट कंसल्टेशन जब स्टेट के पास में गया है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से। ठीक है, कि भाई हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला तो वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है वो चीज़, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर, मतलब कि जब अगर यूनियन टेरिटरीज की बात है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास में नहीं भेजा जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या? शील्डिंग आर्टिकल्स 2 एंड 3। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी लॉज 2 एंड 3 के तहत बनाए गए हैं, मतलब कि 2 में क्या था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी दूसरे पार्ट को, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उस पार्ट को अक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 3 में क्या था? आर्टिकल 3 में था कि जो इंटरनल स्टेट्स हैं उनको रीएडजस्ट करना है, उनको रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो ये जितने भी लॉ में चेंज आता है उसे हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, उसे हम अंडर 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। कैन बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसे हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, उसे ऑर्डिनरी बिल से पास कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और वो पास हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली अमेंड्स द फर्स्ट शेड्यूल, अगर नेम्स हम चेंज करते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑटोमेटिकली चेंज होता है अगर राज्यसभा की सीट को चेंज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी की बात है, और 2 एंड 3 क्या है? 368 में नहीं आते हैं, तो इनके लिए नो रिजिड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। ओके, द नेक्स्ट इज सेशन डिबेट बेरुबारी यूनियन केस। बेरुबारी यूनियन केस 1960 में था, जिसमें क्या था? एक डिस्प्यूट था कि भाई क्या पार्लियामेंट कोई भी अपनी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकती है अंडर आर्टिकल 3। तो इसमें था कि भाई जो अंडर आर्टिकल 3 है उसमें ये पावर नहीं है कि डिमिनिश कर दे स्टेट का एरिया। ठीक है, मतलब डज नॉट कवर सीडिंग टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट, मतलब कि फॉरेन स्टेट को देने के लिए हम अपनी कोई टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को देते हैं, ये हमारा आर्टिकल 3 में नहीं आता है। ठीक है, सीडिंग टेरिटरी, अगर हमें किसी अपनी टेरिटरी को सीड अवे करना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज की अमेंडमेंट्स। अब कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे रीशेपिंग द बॉर्डर को शेप करने के लिए? सबसे पहला हमारा विच इज नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में हुआ था, जिसमें क्या था? इनेक्टेड टू फॉर्मली ट्रांसफर द बेरुबारी यूनियन। इसमें बेरुबारी यूनियन को किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को दे दिया गया था फॉलोइंग द एसी रूल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करा था बांग्लादेश के साथ में, जिसने रिजॉल्व करा था कॉम्प्लेक्स इशू कि भाई यहाँ पर था ना कि इंडिया के कुछ जो एंक्लेव है वो बांग्लादेश के कुछ जो एंक्लेव है वो इंडिया में आ गए थे, और इंडिया के कुछ यहाँ पर थे। तो यहाँ पर क्या ये ट्रांसफ़र हुआ था? ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से? 100th अमेंडमेंट से। ठीक है, तो 111 एंक्लेव जो है वो बांग्लादेश को ट्रांसफर की गई थी, और बांग्लादेश ने 51 एंक्लेव इंडिया को ट्रांसफर करा था। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कमिटीज एंड कमीशन। अब जो हमारे स्टेट्स जो हम आज देखते हैं कि ये स्टेट्स बने, तो क्या ये हमारे इंडिया पहले से ऐसा ही था कि हमारे इतने स्टेट्स थे? नहीं ना। तो उन स्टेट्स को किस तरीके से फॉर्म किया गया, क्या बेस था स्टेट को फॉर्म करने का, उनके लिए कौन कौन सी कमेटी बनी, ठीक है, कौन कौन से कमीशन बने, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बना धर कमीशन। धर कमीशन बना 1948 में। इसने रेकमेंड करा कि भाई जो भी स्टेट मतलब स्टेट को फॉर्म करना चाहिए ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर करना चाहिए। इन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया कि भाई लिंग्विस्टिक फैक्टर का मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर आपको स्टेट नहीं बनाना चाहिए। फिर हमारी जेबीपी कमेटी बनी 1948 में, जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके मेंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज इज द बेसिस फॉर द स्टेट, कि भाई स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनना चाहिए। लेकिन देखो धर कमीशन आया, इन्होंने भी मना कर दिया लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनना चाहिए, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनना चाहिए। उसी के बाद में 1948 के बाद में 1953 में क्या एक टर्निंग पॉइंट आता है कि पोटी श्री रामलू की डेथ हो जाती है। ठीक है, 1952 में इनकी डेथ हो जाती है। अभी ये डेथ क्यों जाती है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के थे और ये बोल रहे थे कि भाई लैंग्वेज के बेस पर हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, हमारे ये जो लैंग्वेज यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक चल रहा है, ठीक है, इसी लैंग्वेज के बेसिस पर हमें एक आंध्र प्रदेश बना के दो। ठीक है, नहीं दो फास्ट पे बैठ जाएंगे। तो भाई ये फास्ट पर बैठ गए और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, पोटी श्री रामलू की। उसके बाद में क्या हुआ कि जब डेथ हो गई 1952 में, उसके बाद में 1953 में इसीलिए आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेस पर एक स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेस पर
यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ गया कि लिंग्विस्टिक बेस पर एक स्टेट का क्रिएशन हुआ। उसके बाद में 1953 में फजल अली कमीशन आया 1953 में, जिसने क्या है रिजेक्ट कर दिया कि मतलब वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया कि मतलब ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बनती हैं, भाषाएं बोली जाती है, तो हर लैंग्वेज का हर स्टेट होगा, ऐसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज को एज अ बेसिस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम जो लैंग्वेज है उसके बेस पर बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ वन लैंग्वेज और वन स्टेट कर देंगे, नहीं। तो उन्होंने प्रायोरिटाइज करा यूनिटी और सिक्योरिटी को। फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके तहत 14 स्टेट्स बनते हैं एंड 6 यूटीज बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मॉडर्न पॉलिटिकल मैप, रिसेंट रीऑर्गेनाइजेशन। 2004 में क्या बनता है, तेलंगाना बनता है। तेलंगाना इज द 29th स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी कितने स्टेट्स हैं, 28 एंड यूनियन टेरिटरीज 8, ठीक है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश बना, ये रहा। आंध्र प्रदेश से क्या निकला, तेलंगाना निकला है, ठीक है। तेलंगाना को कार्व आउट किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें क्या है बाइफरकेट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज को, मतलब एक तो यूटी ऑफ जेके बन गया और एंड एक यूटी ऑफ लद्दाख बन गया। इसमें लेजिस्लेचर था और इसमें इसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। फिर उसके बाद में 2020 में क्या क्या चेंज किया गया कि 2020 में दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है मर्ज कर दिया गया, इनको एक ही यूटी बना दिया गया। और करंट स्टेटस क्या है कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट इज कि हाँ जो हमारा वैल्यू एडिशन है, मतलब ये हम इसमें क्या है कि फेडरेशन जो हमारा इंडिया है वो क्या है, इंडिया हमारा क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। यूनियन कैसा, इंडिस्ट्रक्टिबल है। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब यूनियन को आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंडियन मॉडल है वो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टेट्स अंदर हैं, ठीक है। और यूनियन क्या है, ये एज अ होल यूनियन है। अब इधर से स्टेट को इतनी पावर नहीं है कि ये हमारा जो स्टेट है अलग हो जाए जाके, नहीं, ठीक है। तो इन सबको स्टेट को क्या है, इनको यूनियन ही बने रहना है, ठीक है। तो यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकेगा। तो यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। वहीं अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर स्टेट्स जो लोग हैं वो किससे बने हुए हैं, वो एग्रीमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। स्टेट्स अपनी अलग आइडेंटिटी है। स्टेट्स को भी हम उनका जब मनचाहा बाउंड्री वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है इंडिस्ट्रक्टिबल हैं स्टेट्स। नेक्स्ट इज ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देख लेते हैं इन्हें भी। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हो रही है तो आर्टिकल नंबर 3। अगर किसी दूसरे मतलब कि जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उस स्टेट की बात हो रही है कि हम उसको अक्वायर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बात है तो वो आर्टिकल 2 में आता है। लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री या कुछ भी चेंज करना है तो आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। फिर है कि कौन सा हमारा ट्रू है। प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी। हाँ, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है, स्टेट के लिए बनाने के लिए। और प्रेसिडेंट क्या बाउंड होता है, नहीं, तो ओनली वन इज करेक्ट। फिर है ट्रांसफर ऑफ बेरुबारी टेरिटरी टू पाकिस्तान रिक्वायर कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज जब हमने बेरुबारी टेरिटरी को पाकिस्तान को दे दिया तो क्या उसके लिए कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर था, रिक्वायर है। क्यों, क्योंकि जो सीड अवे करना स्टेट्स का वो आर्टिकल 3 में नहीं आता है। आर्टिकल 3 में ये कवर नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस जरूर करना और हो सके तो मुझे इनका आंसर कमेंट में लिख के बताना, ओके। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा है, जो कि हमारा पार्ट 1 में आता है, आर्टिकल नंबर 1 to 4 में आता है। 1 में हमारा यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है, नेम और टेरिटरी बताई गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में हमारा एक्सटर्नल और न्यू स्टेट को बताया गया कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो किसी भी जो कि ऐसा पार्ट है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उसे अक्वायर कर सकता है, ठीक है, वहाँ पर पार्लियामेंट की पावर बताई गई है। आर्टिकल 3 में क्या है, इंटरनल स्टेट्स की बाउंड्रीज को, एरियाज को, नेम्स को, उनको क्या करना है, उनको चेंज करना है, कुछ भी रीएडजस्ट करना है, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है और ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। नेक्स्ट इज कि आर्टिकल नंबर 4 में है कि जो भी हम आर्टिकल 2 और 3 में करते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, वो किस में आता है, सिंपल मेजॉरिटी में आता है, ठीक है। उसके बाद में हमने मेन फोकस क्या पढ़ा था कि भाई किस तरीके से स्टेट मतलब जो इवोल्यूशन हुआ कमिटीज़ का, ठीक है। तो सबसे धर, फिर जेवीपी, फिर फजल अली कमीशन, फिर उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ केसेस देखे थे, जैसे कि बेरुवारी केस, तो वो सीडिंग लिमिटेशन थी कि भाई अगर हम सीड अवे करेंगे किसी का भी तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऐसे सिंपल मेजॉरिटी से नहीं दे सकते, वो आर्टिकल 3 में या 2 में नहीं आता है, ठीक है। बस हो गया, बस इतना सा ही था। उसके बाद में हमने देखा कि भाई यहाँ कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं कि 2014 में तेलंगाना बना था, ठीक है, JNK बना था 2019 और 2020 में हमारा दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, ओके, बाय।